हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आपका स्वागत है डेली करंट अफेयर्स वीडियो में। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर चर्चा होने वाली है, क्वेश्चंस क्या है। तो भारत ने इजराइल हमास युद्ध के बीच में फिलिस्तीन के किस शहर को मानवीय सहायता भेजी है। एक इंपॉर्टेंट मदद भारत की ओर से हुई है फिलिस्तीन को। डिटेल बात करेंगे इसके बारे में। हमास ने किस देश की मध्यस्थता के बाद, मीडिएशन के बाद 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा किया है, क्या मामला वहाँ चल रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने किस भारतीय गांव को दुनिया का बेस्ट टूरिज्म गांव घोषित किया है। विदेश मंत्री ने किस देश में महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया। पहले भारतीय का नाम बताएं जो बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल बने हैं, इंपॉर्टेंट बात। चौथे एशियाई पैरा गेम्स, उसका उद्घाटन हो चुका है, तो भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, वो चल रहा है चाइना में। सुप्रीम कोर्ट ने सीवर सफाई में कर्मचारियों की मौत पर कितने मुआवजे का आदेश दिया। और भी कई टॉपिक है, कई मुद्दे हैं, उन सब पर बात करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं बिना देर के हुए। और हाँ, पसंद आए तो एक लाइक बटन जरूर दबाना। तो क्वेश्चन होगा, इजराइल हमास युद्ध के दौरान भारत ने फिलिस्तीन के किस शहर में मानवीय सहायता भेजी है, ह्यूमैनिटेरियन एड। आंसर होगा गजा। ठीक है, भारत सरकार ने यानी विदेश मंत्रालय ने 22 अक्टूबर को ये फ़िलिस्तीन के शहर गाज़ा में मानवीय सहायता भेजी है। ये जो शहर है गाज़ा, वो इजराइल और आतंकवादी समूह हमास के बीच में युद्ध छिड़ने के बाद से घेराबंदी में, इजरायली फोर्सेस के घेराबंदी में। तो भारत की ओर से इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17, उसके जरिए लगभग 6,500 किलोग्राम मेडिकल सहायता और 32,000 किलोग्राम आपदा राहत सामग्री भेजी गई। सामानों के डिब्बे पर लिखा है, ये भारत के लोगों की तरफ से फ़िलिस्तीन के लिए तोहफ़ा है। क्या लिखा है ये बात, ठीक है। अब सवाल है कि क्यों भेजा गया। पहले हम मैप के ज़रिए देख लेते हैं। ये रहा अपना प्यारा भारत, और अब चलते हैं फ़लस्तीन इज़राइल की ओर। ठीक है, तो ये इज़राइल रेड कलर और जो ग्रीन कलर में दिख रहा है वो फ़लस्तीन है। और फ़लस्तीन का ये शहर है गाज़ा, ओके, जिसको गाज़ा स्ट्रिप भी कहते हैं। तो वहीं पर मदद भेजी गई है। देखिए, जब से युद्ध छिड़ा हुआ है, यहाँ हमास का वर्चस्व है जो आतंकवादी संगठन है, और उसने हमला किया था पहले इजराइल पर। उसके बाद इजराइल ने लगातार इतने मिसाइल दागे हैं कि वहाँ के हालात पूरे ख़राब हो गए हैं। पूरा नाकेबंदी है, उसकी वजह से न पानी, न बिजली, न कोई मेडिकल सहायता ये कुछ हो रही है। तो ऐसे में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट C-17 वो जो है ना, वो राहत सामग्री लेकर पहुँचा है। कहाँ पर पहुँचा है? तो पहुँचा है वो मिस्र में। एक बार और दिखाते हैं। हाँ, ये जो मिस्र का इलाका ना, यहाँ पर इसके एयरपोर्ट पर ये भारतीय एयरफोर्स का जो विमान है वो पहुँचा है। एल अरिश हवाई अड्डा है वहाँ पर, और ये गज़ा के पास में ही है, ये इस जगह पर, यहाँ पर। ओके, तो यहीं से फिर सामान आगे जाएगा। इसमें क्या क्या है? आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं हैं, सर्जिकल सामान है, टेंट है, स्लीपिंग बैग है, पानी साफ़ करने वाली टैबलेट है, और बहुत सारी आवश्यक जो वस्तु हैं वो सब। और ये ट्रकों के जरिए रफ़ा बॉर्डर से गजा तक ये पहुंचाया जाएगा। देखिए, इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से ये बॉर्डर बंद था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने पहल की। उसके बाद ये बॉर्डर पर मिस्र ने जो है अपना बॉर्डर थोड़ा खोला है, और उसके बाद राहत सामग्री वहाँ पर भेजी गई है, भेजी जा रही है। ठीक है, अब सवाल आपके मन में होगा कि भारत ने फ़िलिस्तीन को क्यों मदद भेजी है। देखिए, इसको समझिए आप कि विदेश मंत्रालय ने 12 अक्टूबर को ये कहा था कि भारत जो है वो फ़िलिस्तीन के संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य राज्य की स्थापना के लिए अपने समर्थन का विश्वास रखता है। भारत ने हमेशा फ़िलिस्तीन के एक संप्रभु, स्वतंत्र और एक व्यवहार्य राज्य की स्थापना के लिए सीधी बातचीत शुरू करने की वकालत की है, और इसके लिए वो डटा है। और इसके साथ ही इजराइल के साथ शांति की बातचीत भी होनी चाहिए। ठीक है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हालांकि शुरुआत में हमास ने जब हमला किया था इजराइल पर, तब उस हमले को आतंकवादी हमला करार दिया था। लेकिन वहाँ जो फ़िलिस्तीन के लोग हैं गजा में, वहाँ वो लोग जिस परेशानी में हैं, इस दौरान भारत ने उनकी मदद शुरू की है। दरअसल देखिए, 1988 में फ़िलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने वाला
जो शुरुआती जो देश थे उनमें से भारत एक था। भारत ने 1974 में, मतलब उससे पहले 1974 में फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO को फ़िलिस्तीन का एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी थी। भारत की ओर से हमास को कोई मान्यता नहीं है। भारत ने तो आतंकवादी कृत्य और आतंकवादी संगठन के जैसा ही देखा है हमास को, लेकिन वो फ़िलिस्तीन है। वहाँ की जनता के साथ भारत के जो संबंध है पुराने, वो अभी भी बने हुए हैं। भारत ने 1983 में जो एक शिखर सम्मेलन हुआ था, NAM शिखर सम्मेलन, उसमें फ़िलिस्तीन के साथ एकजुटता को दोहराई थी। और अभी 12 अक्टूबर को भी विदेश मंत्रालय ने, भारत सरकार ने एकजुटता दोहराई है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे और डिटेल बात करेंगे कि ये क्या चल रहा है ये युद्ध में। तो इजराइल के अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और फ़िलिस्तीन के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद अब्बास। ठीक है, तो इजराइल रेड कलर वाला है और फ़िलिस्तीन के दो पार्ट है, एक गाजा पट्टी है और दूसरा है यहाँ पर वेस्ट बैंक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन आपने दबा ही दिया होगा। क्वेश्चन होगा, इजराइल हमास जंग के दौरान हमास ने किस देश की मध्यस्थता के बाद 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा किया? दोनों तरफ से बमबारी चल रही है, मतलब कि मिसाइल चल रहे हैं। इस बीच में नागरिकों को रिहा किया गया है, 2 नागरिकों को। किसकी मदद से? आंसर होगा कतर। कतर की मदद से उस रिहा किया गया 20 अक्टूबर की रात को 2 अमेरिकी बंधक। और ये दिख रहे हैं फोटोग्राफ, जुडिथ और नताली रानन। तो उन दोनों को छोड़ा गया है। ये दोनों माँ बेटी हैं और दोनों को के आज़ाद होते ही, मतलब दोनों ने ही आज़ाद होते ही उसके बाद अमेरिकी अधिकारियों को और कतर के अधिकारियों को धन्यवाद किया। और इसके बाद से अब 200 से ज़्यादा जो बंदी हैं हमास के कब्जे में हैं, जो फ़िलिस्तीन के हैं, कुछ अमेरिकी भी हैं, तो उनके वापस रिहा करने की उम्मीद जगी है, बनी है। देखिए हुआ क्या था, हमास ने 7 अक्टूबर को ही इज़राइल में हमला किया था। उसके बाद लोगों को बंधक बना लिया था और ले गया था वो। ओके, तो ये गाजा पट्टी, गाजा शहर से निकल के जो उसके आतंकवादी थे वो निकले थे और वहाँ जो इज़राइल के अंदर जो लोग थे कुछ, उन सबको उठा कर ले गए थे। और हमास ने गाजा के अंडरग्राउंड सुरंग में इन बंधकों को रखा हुआ। देखिए जो मिसाइल चल रहा है ना, मिसाइल हो रहा है, उससे हमास को कुछ थोड़ी बहुत ही नुकसान हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि उसने क्या है कि पूरे गाजा में अंडरग्राउंड सुरंगें बना रखी हैं और उन सुरंगों में उसने अलग अलग ग्रुप में बांटकर बंधकों को रखा हुआ है। ओके, तो अमेरिकी नागरिकों के रिहा होने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यह कहा कि ये कतर की मध्यस्थता यानी मीडिएशन के बाद संभव हो पाया। कतर कहाँ पर है, एक बार मैप के ज़रिए भी समझ लेते हैं। तो ये मिडिल ईस्ट या कहें पश्चिम एशिया, वेस्ट एशिया कहेंगे हम लोग। तो वहीं पर ये वाला जो हिस्सा है ना, ये है कतर। यहाँ पर इसकी सीमा कहाँ लगती है? सऊदी अरेबिया से लगती है। और अमेरिकी अधिकारी और दुनिया के और दूसरे संगठनों के, दूसरे मतलब देशों के जो खुफिया विभाग है, उन सब के ऑर्गेनाइजेशन ने कतर से कहा कि आप हमें हमास से बातचीत करो। और उसके बाद से अब हमास ने छोड़ा है। ठीक है, तो ये कतर आखिर कैसे ये काम कर रहा है, क्यों कतर कर रहा है? देखिए मध्यस्थता के लिए यानी मीडिएशन के लिए कतर को इसलिए चुना गया था क्योंकि ये देश अमेरिका का सहयोगी होने के साथ साथ ये हमास से भी संबंध रखता है। हमास का जो चीफ है ना, इस्माइल हानिया, वो कतर की राजधानी दोहा से काम करता है। ये है इस्माइल हानिया, ये हमास का चीफ है। और कतर जो है पहले भी अमेरिका और हमास के बीच में मध्यस्थता करता रहा है। देखिए जब से हमला हुआ ना इज़राइल में और बंधकों को मतलब बंधक बना लिया हमास ने, उसके बाद से ही विदेश मंत्री जो वहाँ के हैं एंटनी ब्लिंकन अमेरिका के, उन्होंने बातचीत शुरू कर दी थी। और
कतर से भी बातचीत शुरू कर दी थी। तो आप कई दिनों से सुन रहे होंगे कि गाजा की घेराबंदी हो गई है, इतने लाख सैनिक टैंक जो हैं गाजा के चारों तरफ पहुंच चुके हैं और हमला होने वाला है। हमला हो क्यों नहीं रहा है? उसमें कई सारी वजह हैं। एक तो टनल है, टनल के अंदर है। जब आप युद्ध क्षेत्र के अंदर जाते हैं तो वहाँ लड़ाई में फंसने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वहाँ ट्रैप बिछा हुआ है सुरंग के अंदर में हथियार ले जाकर लड़ाई करना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका ये चाहता है कि पहले हम बंधकों को अपने छुड़ा लें, और इसके लिए वहाँ के राष्ट्रपति यानी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन जो है ना, लगातार ये दबाव डाल रहे हैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू पर कि वो कुछ वक्त के लिए टालें वो हमला। ठीक है, तो ये भी स्थिति है। और हमास ने जो छोड़ा है ना, उसके जरिए हमास ये भी कोशिश दिखाने की कर रहा है छवि कि इस मामले में वो अमेरिका की बात सुन रहा है। ठीक है, तो ये पूरा मामला है। कतर की बात कर लें। कतर जो है ना, एक बार मैप के ज़रिए उन चीज़ों को समझ लेते हैं। कतर तो यहाँ पर है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो है वो कतर है। कतर की राजधानी दोहा है, और वहाँ पर आमिर होते हैं, जैसे किंग होते हैं ना, वहाँ आमिर कहा जाता है। नाम है उनका शेख तमीम बिन हमद अल थानी, और कतर पर थानी राजवंश का शासन है। राज्य का प्रमुख और मुख्य कार्यकारी आमिर होता है, और प्रधानमंत्री जो होते हैं वहाँ की सरकार का प्रमुख होते हैं। और यहाँ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का दुनिया का एक बड़ा भंडार है। ठीक है, पड़ोसी देश इसका सऊदी अरेबिया है, और समुद्र की बात करेंगे तो फारस की खाड़ी यानी पर्सियन गल्फ है। मुझे लगता है पूरी बात समझ चुके होंगे। चलें अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO यानी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, तो उसने किस भारतीय गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है? टूरिज्म विलेज, दुनिया का बेस्ट। आंसर होगा धोरडो। क्या नाम है? धोरडो। न्यूज़ आप देख रहे हैं। ओके, तो 19 अक्टूबर को हाल ही में UNWTO ने दुनिया भर के जो बेस्ट टूरिज्म विलेज है उसकी लिस्ट जारी की है, और उसमें नंबर 1 भारत के इस धोरडो गांव का नाम है। इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिर डिटेल आपको बताएंगे। क्वेश्चन होगा, UNWTO ने किस राज्य के धोरडो को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का अवार्ड दिया है उसने? आंसर होगा गुजरात। ये गुजरात का गांव है। ठीक है, और ये जो अवार्ड है ये मिला है भारतीय प्रतिनिधि को, और इनका नाम है मनीषा सक्सेना, भारत की ओर से उन्होंने ये प्राप्त किया है। ठीक, इस अवार्ड के लिए दुनिया भर से 230 प्रविष्टियाँ आई थी, एप्लीकेशन आए थे, जिसमें से 8 भारत के गांव थे, और इनमें से एकमात्र धोरडो को चुना गया, और वो भी दुनिया का बेस्ट टूरिज्म विलेज। धोरडो के बारे में भी जान लेते हैं। गुजरात में है, और थार कच्छ का जो रण है उसके बीच में बसा हुआ है, भारत पाकिस्तान की सीमा के पास है, और इस गांव में रण उत्सव आयोजित किया जाता है, काफ़ी मशहूर दुनिया का प्रसिद्ध रण उत्सव। और गांव को सांस्कृतिक विविधता यानी कल्चरल डाइवर्सिटी, नेचुरल ब्यूटी, और एनुअल रण उत्सव तो है ही, फेस्टिवल, नमकीन दलदली भूमि, उन सब की वजह से काफ़ी ये जाना जाता है, प्रसिद्ध है ये गाँव। और ये जो रण उत्सव होता है ना, उस दौरान अगर बात करेंगे पिछले बार की 2022-23 के दौरान 98,000 से अधिक भारतीय पर्यटक और लगभग 7,500 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इस गांव में अगर बात करेंगे पिछले फाइनेंशियल में 2022-23 में कितने लोग पहुंचे थे, तो 2.5 लाख से अधिक पर्यटकों ने यहाँ पर दौरा किया था। तो इस शानदार ढंग से इसको सजाया हुआ है। प्राकृतिक जो छटा तो है ही, वहाँ पर ब्यूटी है ही, लेकिन उसको सजाया भी इतने तरीके से गया है कि पर्यटन का एक बड़ा केंद्र, एक विलेज के तौर पर ये दुनिया के मानचित्र में उभरा है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है। और अब UNWTO के बारे में जान लें। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। ये जो है वो यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है, जिसमें
156 देश शामिल हैं। भारत इसका मेंबर बना था 1975 में। और अगर बात करेंगे कि भारत के केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन हैं, जी किशन रेड्डी हैं। और गुजरात की बात कर लें, गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और राजधानी है गांधीनगर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले इन्फॉर्म कर दूं कि जो भी मैंने बताया है उसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं फ्री में, डेली का फ्री होता है। और बाकी अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं और करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो एक मेंबरशिप प्लान है, बहुत मामूली सी इसका प्राइस रखा गया है। और इसके ज़रिए आपको अगले 1 साल तक यानी 365 दिनों तक पीडीएफ मिलता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और वो भी कई तरीके के होते हैं, जैसे 1 लाइनर, एमसीक्यू विद नोट्स, डिटेल। और उसमें वीडियो का लिंक भी होता है, जैसे आपने मैप के जरिए समझा तो वहाँ वीडियो के लिंक पर क्लिक करेंगे और वीडियो वहीं से ओपन हो जाएगा उसी क्वेश्चन का। ओके। और इसके ज़रिए ढेर सारे एग्जामिनेशन टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, सब कुछ आयोजित किए जाते हैं। देखिएगा ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और हेल्पलाइन नंबर भी है, कांटेक्ट कर सकते हैं आप, चैट कर सकते हैं, फ़ोन नहीं करना है। तो क्वेश्चन होगा अगला, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में वियतनाम के किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? इसका आंसर होगा हो ची मिन्ह सिटी। ठीक है, इस शहर को आमतौर पर साइगोन के नाम से भी जाना जाता है। साइगोन रिवर से घिरा हुआ है शहर। और यहीं पर विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे थे और वियतनामी प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम है फाम मिन्ह चिन, तो उनके साथ इम्पॉर्टेंट मीटिंग भी की और महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया उन्होंने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में वियतनाम के किस प्रांत में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया? आंसर होगा बाक निन्ह। ठीक है, क्या है? बाक निन्ह। तो विदेश मंत्री ने जो है भारत और वियतनाम के ऐतिहासिक संबंधों के 2000 साल जो पुराने संबंध हैं उन सब की चर्चा की वहाँ पर और प्रतिमा का अनावरण किया, पहले महात्मा गांधी का, बाद में फिर रविन्द्रनाथ टैगोर का। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड ये बताते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर 1929 में हो ची मिन्ह सिटी की 3 दिवसीय यात्रा की थी उन्होंने, और वहाँ बौद्धिक और सामाजिक संस्कृति पर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा था उस जगह पर। ओके, तो एक बार वियतनाम देख लेते हैं कहाँ पर है, मैप में समझ में आ जाएगा। प्यारा भारत है अपना, और वियतनाम जो है ना, ये वाला जो कलरफुल दिख रहा है वो है। इसके प्राइम मिनिस्टर मैंने पहले बताया आपको, फाम मिन्ह चिन। राजधानी हनोई है, मुद्रा वियतनामी डोंग है, आबादी तकरीबन 10 करोड़ है। और पड़ोसी देश की बात करेंगे तो इधर चाइना हो जाता है, ये लाओस है और ये कंबोडिया है। समुद्र की बात करेंगे तो साउथ चाइना सी है और गल्फ ऑफ थाईलैंड है इस तरफ। ठीक है, तो ये है वियतनाम और यहीं पर ये 2 प्रतिमाओं का अनावरण किया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, महात्मा गांधी और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का। अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन होगा, पहले भारतीय का नाम बताएं जो बिम्स्टेक, उसका फुल फॉर्म क्या है? द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो उसके सेक्रेटरी जनरल यानी महासचिव बने। आंसर होगा इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे का नाम आपने सुना होगा, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इनका नाम लिया था। ये इससे पहले जो जेनेवा में यूनाइटेड नेशंस का जो ऑफिस है और तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय ऑफिस है उसके लिए भारत के अस्थायी प्रतिनिधि थे, यानी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। और अब उनकी जगह अरिंदम बागची को वहाँ अस्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है विदेश मंत्रालय की ओर से। कहाँ पर? तो यूनाइटेड नेशंस के जेनेवा ऑफिस में। ओके, तो अभी जो लेटेस्ट अपडेट है कि इंद्रमणि पांडे वहाँ से रिलीव होकर अब ये बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल बनाए गए हैं। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट से मैंने ये उठाया है, वो आप देख रहे हैं। ठीक है, और फोटोग्राफ आप, ये रहा इनका फोटोग्राफ। और ये इंडियन फॉरेन सर्विस यानी IFS अधिकारी हैं, 1990 बैच के। अब एक बार बिम्स्टेक के बारे में जान लेते हैं, मैप के ज़रिए समझते हैं। प्यारा भारत, और अब जो कलरफुल में आएगा ये आ गया, देखिए अब
ये सारे जो देश हैं ना वो दिख रहे हैं, वो हैं मिलकर एक संगठन है, उसको कहते हैं बिम्स्टेक। पूरा नाम क्या है? द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। हिंदी में कहेंगे इसे बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। इसका मुख्यालय ढाका में बांग्लादेश में है। 7 सदस्य हैं इसके। कौन कौन से सदस्य हैं? तो देखिए, बांग्लादेश हो गया, ओके, यहाँ भूटान, नेपाल, म्यांमार, ओके, और ये थाईलैंड है, श्रीलंका, भारत, ओके। तो इतने मेंबर कंट्री हैं। बिम्स्टेक में बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र के तमाम देशों को शामिल किया गया है। दुनिया की लगभग 22% आबादी बंगाल की खाड़ी के आसपास के इन 7 देशों में रहते हैं। तो इस संगठन और इस इनिशिएटिव का लक्ष्य यही है कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच में संगठन के रूप में काम करना। इसका गठन हुआ था 1997 में, उस दौरान, ठीक है। शुरुआत में इसमें बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड थे, आर्थिक सहयोग के तौर पर था। बाद में इसमें म्यांमार, नेपाल, भूटान शामिल हो गया, तब से इसको बिम्स्टेक कहा जाता है, ओके। सचिवालय ढाका में। उद्देश्य ये कि बंगाल की खाड़ी के तट के साथ साथ इस पूरे इलाके में जो तकनीकी और आर्थिक सहयोग है वो बेहतर हो सके, ठीक। टोटल 14 पॉइंट पे काम करता है ये बिम्स्टेक, जैसे व्यापार और निवेश, परिवहन और संचार, एनर्जी, टूरिज्म, तकनीकी टेक्नोलॉजी, मछली पालन, एग्रीकल्चर, सार्वजनिक स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद विरोधी कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय अपराध, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन, लोगों के बीच में संपर्क हो, सांस्कृतिक सहयोग हो, जलवायु परिवर्तन का जो इफेक्ट हो रहा है उस पर नज़र रखना, इन सब के। लेकिन कुछ और भी हिडन एजेंडा है, जैसे चीन पर नज़र। हिंद महासागर तक अपनी पहुंच बनाए रखने में चीन जो है, चीन के लिए ये बंगाल की खाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल चीन के जो भी जहाज़ हैं या व्यापारिक मार्ग भी है वो इस तरीके से हैं, यहाँ से ऐसे इधर से होते हुए और यहाँ से ऐसे जाता है कोई भी जहाज़ चीन का, ठीक है। तो यही रास्ता है, और ऐसे में ये वाला जो हिस्सा है ना बंगाल की खाड़ी वाला, ये एक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक संगठन के तौर पर भारत यहाँ नज़र भी रखता है। और जो चीन ने जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किया हुआ है, उसके ज़रिए जो फाइनेंस और कंस्ट्रक्शन का अभियान चलाया हुआ है, ऐसे हालात में बिम्स्टेक जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है भारत के लिए, और भारत चीन के प्रभुत्व की लड़ाई का ये भी क्षेत्र है, ठीक है। तो भारत अपना प्रभाव पूरा रखना चाहता है इसके ज़रिए, और चीन के प्रभाव को इस इलाके में कम रखने की कोशिश करता है एक संगठन के तौर पर, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, चौथे एशियाई पैरा गेम्स, उसका आयोजन किस शहर और देश में हुआ? आंसर होगा हांगझाऊ, चीन, ठीक है। तो इसका उद्घाटन समारोह हुआ 22 अक्टूबर को। ये 22 से 28 अक्टूबर तक ये आयोजन किया गया है, ठीक है। और ये जो आयोजन है वो एशियन पैरालंपिक कमेटी उसके द्वारा किया जाता है। इस बार ये चौथा है और इसमें दिव्यांग एथलीट हिस्सा लेते हैं। और हाँ, अगर आपको कहीं पर ये लिखा हुआ कि एशिया पैरा गेम्स 2022, तो चौंकिए नहीं, क्योंकि ये 2022 का गेम है। ये पिछले साल अक्टूबर में होना था 2022 में, लेकिन कोविड-19 वगैरह आ गया, उसकी वजह से इसको आगे बढ़ा दिया गया था। तो 2022 का जो गेम्स है वो 2023 में अभी अक्टूबर में शुरू हुआ गया, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। चौथे एशियाई पैरा गेम्स के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? क्या नाम है उनका? आंसर होगा पारुल परमार और अमित सरोहा, ठीक है। पारुल परमार और अमित सरोहा। पारुल परमार वो पैरा शटलर हैं और अमित सरोह वो पैरा क्लब थ्रोअर हैं। तो ये जो एशियाई पैरा गेम्स है, चौथा संस्करण है उसका, तो उसमें 22 खेलों के लिए ये प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन चल रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हाँ, इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अथॉरिटी को सीवर सफाई के दौरान कर्मचारियों की मौत होने पर परिजनों को कितने रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है? आंसर होगा इसका 30 लाख रुपए, ठीक है।
न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस रविंद्र कुमार की बेंच ने ये फैसला सुनाया है 20 अक्टूबर को। ठीक है, एक महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला है। इसके बारे में और जानते हैं कि किस स्थिति में कितना मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। तो देखिए, सीवर सफाई के दौरान अगर मौत होती है कर्मचारी की, तो उस स्टेट गवर्नमेंट को या अथॉरिटी को, चाहे नगर निगम हो, कोई भी हो, तो उसको 30 लाख रुपए देने पड़ेंगे उस कर्मचारी के परिजनों को। सफाई के दौरान अगर अस्थायी विकलांगता होती है तो 20 लाख रुपए मुआवजा देना पड़ेगा, और सफाई के दौरान अन्य विकलांगता होती है तो 10 लाख रुपए ये मुआवजा देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये सख्त आदेश है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा सरकारों से कि उनको तय करना होगा कि हाथ से मैला की सफाई रुके। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गंभीर चिंता जताई है कि अभी तक पुरानी रीति चली आ रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आपको वास्तव में, मतलब सरकार को कहा, यदि आपको वास्तव में सभी मामलों में समान होना है तो संविधान निर्माताओं ने जो अनुच्छेद 15(2) जैसे जो मुक्तिदायक प्रावधान लागू किए थे, जो प्रतिबद्धता जताई थी, उस वादों को पूरा करना होगा। केंद्र और राज्य सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि हाथ से मैला सफाई की प्रथा पूरी तरह से समाप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 15(2) में ये कहा गया है कि सरकार किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। और यहाँ जो कुछ कम्युनिटी के साथ जो मैला निकालने और उनको सीवर में नीचे ले जाने के लिए मजबूर जो किया जा रहा है, ये गलत है। ठीक है, अगर सवाल हो आपके मन में कि पिछले 5 साल में कितने लोगों की जान गई है सीवर सफाई के दौरान, देखिए जुलाई 2022 में एक रिपोर्ट आई थी लोकसभा में, और उसमें जो पेश किए गए आंकड़े उसके अनुसार पिछले 5 वर्ष, मतलब जुलाई 2022 से पहले 5 वर्षों में भारत में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 347 लोगों की मौत हुई थी। 347 इतने लोगों की 47 इतने लोगों की मौत हुई थी। 40% मौतें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और दिल्ली में हुई थी। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात। अच्छा, जब इतनी बात कर रहे हैं तो सफाई मतलब सीवर सफाई के लिए केंद्र सरकार की क्या योजना है? एक नमस्ते योजना है। नमस्ते योजना का फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ये योजना आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 2022 में इसको लॉन्च किया गया था केंद्रीय क्षेत्रों के देखते हुए, और 2023-24 के जो बजट आया था उस दौरान इसमें 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इसके जरिए क्या है, शहरों और कस्बों में सेप्टिक टैंक और सीवर की 100% मैकेनिकल सफाई को सक्षम करना सरकार चाहती है। लेकिन इसके बावजूद ये मौतें हो रही हैं, तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश सुनाया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी यूनाइटेड नेशंस डे कब मनाया जाता है? यूएन डे आंसर का 24 अक्टूबर को। देखिए 1945 में संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक स्थापना हुई थी, और इसी दिन यानी 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पुष्टि की गई थी। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय का न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी ही आपको वीडियो मिल जाए। ओके, शेयर कर दीजिएगा तमाम दोस्तों को। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, उससे अपील है ज़रूर करें, और बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सकेगा। अब मिलते हैं कल, बाय।